नमस्कार। हमारा ये मानना है कि जब जोश का जज्बा ख़त्म हो जाए, जब ज़िंदगी आराम तलब हो जाए, जब पूरे जिस्म में, हड्डियों में शिथिलता आने लगे, जब एयर कंडीशनिंग के ग़ुलाम हो जाएं, जब सिर्फ बोलने से ही काम चला रहे हों, नेतृत्व दे रहे हों, तो ऐसे में नेताओं को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मेरा इशारा ही नहीं, मेरा सीधा साधा नाम लेके मैं कह रहा हूँ, कांग्रेसियों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस 132 साल पुरानी पार्टी, जिसका जन्म 1885 में सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, जिसने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य बहुत से नेताओं के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ादी दिलवाई थी। उसके बाद आज़ाद भारत की नींव रखी थी। 69 में से 49 साल शासन किया है। आज वो कांग्रेस वो नहीं है। आज की कांग्रेस इत्मीनान से भरी हुई है। जितने भी बड़े नेता हैं, सबको इत्मीनान है, सबकी ज़िंदगियां बहुत ही आराम तलब हैं, सबका जोश जज्बा ख़त्म हो चुका है। आज की कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि कन्वेयर बेल्ट मेंटेलिटी जैसे होती ना, कि कन्वेयर बेल्ट पर अगली बारी सत्ता का सूटकेस अपने आप चलता हुआ हमारे पास आ जाएगा। ज़रा निगाह डालते हैं, कोई ऐसा नेता है जिसमें अंदर आग भरी हुई हो, जो कुछ करना चाहता हो? मैं आपको बताता हूँ। सन 1984 के जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, रिकॉर्ड तोड़ा था, 404 सीटें। कोई भी पार्टी उस रिकॉर्ड को बेहतर नहीं कर पाई है। तब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी सन 84 में। सन 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली हैं। इसे कहते हैं डाउनफॉल। लेकिन ये भी कुदरत का नियम है कि जो नीचे आता है वो ऊपर जाता है, और जो ऊपर होता है उसको नीचे भी जाना ही होता है। एक निगाह डालिए, इस वक्त कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो है राहुल गांधी। उनकी ज़िंदगी में भी इत्मीनान है, दौड़ धूप करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पे कब्जा बनाए रखना है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होने देनी है। लेकिन इत्मीनान तो है कि ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है उस ढंग से कि मतलब मुश्किल दिन देखने पड़ सकते हैं। दूसरा, आप देखिए, पी चिदम्बरम, ये इनका परिवार ही एक बहुत ही अमीर उद्योगपति परिवार से है, वकील हैं, अच्छा कमाया है। सत्ता से बाहर होते तो प्रैक्टिस करते हैं, सत्ता के भीतर होते हैं तो पावर एक्सरसाइज करते हैं। ये भी इत्मीनान में है, इनको किसी किस्म का कोई सवाल नहीं है, रोज़ी रोटी के सवाल नहीं है, ज़िंदगी बहुत सुखी है, बहुत पैसा है। आगे बढ़ते हैं, कपिल सिब्बल, ये भी बहुत कामयाब वकील रहे हैं। इनके पिता श्री हीरालाल सिब्बल, उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ, लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ। लाखों रुपए एक एक अपीयरेंस के लेते हैं। अगर ये पॉलिटिक्स में ना भी हों तब भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी, बहुत ही कामयाब वकील, वकालत से लाखों कमाए हैं, करोड़ों कमाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के बाद देखिए अश्विनी कुमार हैं, फिर उसके बाद कमलनाथ हैं। अश्विनी कुमार भी वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं। उनको भी कोई अपना, देयर बेली इज़ नॉट ऑन फायर, अंदर इस प्रकार की कोई आग नहीं है कि कुछ करना है। ये वो वाले कांग्रेसी नहीं है जो पहले वाले हुआ करते थे, जो जेल भी जाते थे, जो स्वदेशी के लिए लड़ते मरते भी थे, जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जो लाला लाजपत राय जैसे लोग जो लाठी भी खाते थे। ये वो वाले कांग्रेसी नहीं हैं। 1 किलोमीटर पैदल चलाओ इनमें से किसी को भी, आजकल गर्मियों के मौसम में ये हाँफ जाएंगे। क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है कि वे मौजूदा हालात में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करें? नहीं, ये सिर्फ इंतज़ार में अगले चुनाव की। चुनाव के वक्त अवतरित होंगे, सामने आएंगे, जैसे अजय माकन अभी सामने आए थे। पिछले 3 साल में उनकी शक्ल नहीं दिखी थी हमने, बस चुनाव का ऐलान हुआ फिर वो सामने आए। उसके अलावा कमलनाथ बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको भी किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है। तो वो अच्छा, फिर जो थोड़े नौजवान नेता हैं आप उनको देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या और हों, कोई भी कांग्रेसी नेता ऐसा नहीं है जो दिखे कि हाँ, इसके दिल में देश का दर्द है और इसलिए कुछ करना चाहता है, सड़क पर आने को तैयार है। ये सब डायनेस्टिक जो परिवार हैं उनके बच्चे हैं। ऐसे में जो एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते, वो कांग्रेस पूरा नहीं कर रही है। ये देश सेवा नहीं है, ये देश के साथ धोखा है। ऐसा क्यों है?
मोटे तौर पे कांग्रेस के 3 मसले हैं। सबसे पहला तो परिवारवाद से घिरा हुआ पार्टी है। परिवारवाद भी 2 किस्म के होते हैं। एक जो नालायक परिवारवाद उसको कह सकते हैं, दूसरा परिवारवाद जो एक तरह से इफेक्टिव होता है। कांग्रेस के इतिहास में नेहरू इंदिरा गांधी ने काफ़ी इफेक्टिवली पार्टी को चलाया, लेकिन इन दिनों जिनके हाथ में पार्टी है ये तो पार्टी को ना तो दिशा दे सकते हैं, ना क़यादत दे पा रहे हैं। और जब तक जो है सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस का इस डायनेस्टिसिज्म से घिरा हुआ रहेगा तो मुझे लगता है कि इस पार्टी का कोई भविष्य है नहीं। दूसरा कि एक इनकॉम्पिटेंट सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप के चलते हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में, स्टेट्स में कांग्रेस जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर कांग्रेस दोबारा इन प्रांतों में आगे बढ़ने की गुंजाइश रखना चाहती है तो जाहिर है कि ज़मीन से एक लीडरशिप का उभरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे ज़मीनी लेवल से लोग उभर के आते हैं तो केंद्रीय स्तर पे जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, उनको जो है वो एक तरह से उनको ट्रस्ट नहीं करते, उनको खतरा महसूस होता है, तो स्टेट लेवल पे कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं बना पाता। और इन 2 समस्याओं को आगे बढ़ाते हुए जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस दरअसल में एक विचारधाराहीन, दिशाहीन पार्टी है। शायद आज पार्टी के जो आम सदस्य हैं, पार्टी के जो मिड लेवल लीडर्स हैं, उनको मालूम नहीं कि पार्टी किन उसूलों पे टिका हुआ है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्या है। जब तक इन तमाम चीज़ों पे क्लैरिटी कांग्रेस की लीडरशिप नहीं दे पाती, ये उम्मीद करना कि ऐसी पार्टी इन परिस्थितियों में विपक्ष का रोल हिंदुस्तान के अंदर प्ले कर सकता है, अदा कर सकता है, ये मुझे लगता है कि एक विशफुल थिंकिंग है, ऐसा होने नहीं वाला। एक निगाह डालते हैं दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर। उनको क्या हो गया है? बड़े ज़ोर शोर से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। जेपी आंदोलन से बड़े बड़े क्रांतिकारी युवा नेता निकले थे। सबको व्यवस्था ने धीरे 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 अपने अंदर समा लिया। चाहे वो लालू यादव हों, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी, वो तो जनता पार्टी से बाहर निकल आए थे वो लोग, भारतीय जनसंघ बाहर आ गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी थी। चाहे वो रामविलास पासवान हो, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है, वो सरकार से बाहर होते नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार हो। तो वो जो क्रांतिकारी नेता थे वो आज भी विपक्ष में हैं, एक आध को छोड़कर। वो भी चुप हैं, सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के बाद अब जरा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी की खबर भी ली जाए। आपको और कितना चाहिए? केंद्र में आपकी सरकार है, मेजॉरिटी है। कितने राज्यों में, मैं बताता हूँ कितने राज्यों में आपकी सरकार है। 13 राज्यों में आपकी सरकार है। 13 राज्यों की सरकारें आपकी हैं, केंद्र की सरकार आपकी है, और अब आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हुई है। बहुत सारे म्यूनिसिपल चुनाव भी आप लोगों ने जीते हैं। अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति भी आपका बनेगा। अगस्त में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो भी आपका बनेगा। आपको और क्या चाहिए? 3 साल आपने बर्बाद कर दिए हैं, दिखाने को कुछ है नहीं। 2 साल में इतनी सारी निरंकुश ताकत, कुछ कर पाएंगे बावजूद इसके? अभी 10 दिन पूर्व जब बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उड़ीसा में P2G2 का स्लोगन दिया, जो कि था प्रो पीपल, प्रो एक्टिव एंड गुड गवर्नेंस का, तो लोगों को बड़ा अचरज हुआ कि स्लोगन तो ये दिया पर सारे टारगेट जो हैं वो 2022 के हिसाब से क्यों कर दिए। चाहे वो हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो, चाहे वो फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात हो, सारे टारगेट 2022 के क्यों कर दिए? क्या पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो आगे 2019 के चुनाव के बाद भी वो जीतती रहेगी, कि सारे उसने अपने फोकस आगे बढ़ा दिए हैं? पर 2 दिन पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने 13 राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये बात कही कि उन्हें डिलीवरेबल्स पर फोकस करना चाहिए, तो ये दोबारा समझ में आया कि बीजेपी भी उतनी ही चिंतित है कि कहीं वो अपना मास बेस ना लूज़ कर जाए जो उनका बढ़ रहा है, और कहीं उसका हर्ष कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसा ना हो जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वहाँ पे बात रखी कि फूड सिक्योरिटी, स्वच्छ भारत और फार्म इंश्योरेंस, ऐसे जो मुद्दे हैं इस पे सब चीफ मिनिस्टर्स को प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए। प्रधान सेवक महोदय, मीडिया के ज़रिए, भाषणों के ज़रिए ध्यान भटकाना, असली मुद्दों से बात दूर ले जाना, जो बातें चुनाव में कभी वायदा ही नहीं किया था, जिनका जिक्र तक नहीं था, वायदों को भुलाकर उन बातों पर ध्यान देना, गांव-गांव में कब्रिस्तान के साथ शमशान बनवाना, इट्स ऑल वेरी वेल, लेकिन जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। आपके पास अभी भी 2 साल हैं और पूरी ताकत है, पूरी सत्ता है। बजाय इसकी कि एक बार फिर आप हमारा ध्यान भटकाएं
कि 2022 में नया भारत बनेगा। अब उधर देखो 2022, जो पीछे बीत के 3 साल उनका हिसाब मत मांगो, आगे 2 साल में उम्मीद मत रखो, क्योंकि 2022 3 साल और चाहिए, यानी अगले 5 साल देखो। अब देखते हैं ये दूरदृष्टि 2019 में बनी रहेगी लोगों के पास 2022 देखने के लिए या नहीं। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए। नमस्कार।